हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार सिंह आप सभी का आपके चैनल आईएएस पीसीएस क्लब एंड हब में स्वागत करता हूं। हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगाल को देख लिया है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का डच है। डच जो थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये यूरोपीय शक्ति जो थी, पुर्तगालियों के बाद दूसरी शक्ति थी जो भारत या पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है तथा यहाँ का जो मुद्रा है उसको गिल्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्डर बोलते हैं। भारत तथा पूर्वी क्षेत्रों पर डच की बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ व्यापार में लगी हुई थी, जिसको नीदरलैंड की सरकार ने 1602 में सबको एक करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। इस प्रकार से जो सरकारी मान्यता प्राप्त और डच कंपनी है, उस डच कंपनी की स्थापना 1602 में की जाती है और उसका नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। 21 वर्षों के लिए नीदरलैंड की सरकार ने भारत तथा पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए इस कंपनी को व्यापक अधिकार प्रदान कर देते हैं कि इन क्षेत्रों पर व्यापार करना हो, चाहे विजय करना हो, चाहे साम्राज्य स्थापित करना हो, 21 वर्षों के लिए किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। जो चाहते थे वो कर लेते थे। ये अधिकार कितने वर्षों के लिए दिया गया? 21 वर्षों के लिए नीदरलैंड की सरकार के द्वारा। किंतु आरंभिक चरण में, शुरुआत में डच कंपनी का पूरा ध्यान काली मिर्च तथा अन्य मसालों पर केंद्रित था, क्योंकि ये दोनों सामान, काली मिर्च और मसाले, मूल रूप से इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते थे। इसलिए इनका ज़्यादा ध्यान इंडोनेशिया की तरफ शुरू से रहा। 1605 में इंडोनेशिया में एक स्थान है अम्बोनिया या अम्बोयना। अम्बोयना जो पुर्तगालियों के अधिकार में था, 1605 में पुर्तगालियों से इस मसाला द्वीप को डचों ने क्या कर लिया? छीन लिया। युद्ध के माध्यम से इस पर अधिकार कर लिया। इसी बीच लंदन और हेग में कुछ सम्मेलन होते हैं डचों और अंग्रेज़ों के बीच। अंग्रेज़ों और डचों का संबंध 1610-11 से लेकर 1415 तक कुछ अच्छे हो जाते हैं, जिसके पीछे कारण था इन दोनों सम्मेलनों का, जो एक बार लंदन में हुआ था और एक बार हेग में हुआ था। किंतु ये जो मधुर संबंध डचों का अंग्रेज़ों का था, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहता है। 1623 में अंग्रेज़ों और डचों के बीच एक झड़प होती है अम्बोनिया नामक स्थान पर, और उसी झड़प में एक घटना घटती है 1623 में, जिसको अम्बोनिया हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अम्बोनिया हत्याकांड में 10 अंग्रेज़ों और 9 जापानियों की डचों द्वारा क्रूरतापूर्वक वध कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों और डचों का संबंध पुनः बहुत कटुतापूर्ण हो जाता है। ये तो हम लोग इन लोगों का इसका बैकग्राउंड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं डचों की व्यापारिक प्रगति इस क्षेत्र में किस प्रकार हुई और कहाँ पर व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने किया। तो इस क्रम में 1605 में कोरोमंडल तट पर स्थित एक मुसलीपट्टनम नामक स्थान है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आपका कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट पर पहली फैक्ट्री की स्थापना 1605 में डचों द्वारा की जाती है। कहाँ पे? मुसलीपट्टनम नामक स्थान पर। यह स्थान कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसी क्रम में दूसरी कंपनी की स्थापना डचों द्वारा निजामपट्टनम नामक स्थान पर की जाती है। और आगे के क्रम में 1610 में चंद्रगिरी एक स्थान है आंध्र प्रदेश में। वहाँ के राजा से डचों को द्वारा एक समझौता कर लिया जाता है और चंद्रगिरी के राजा से अनुमति लेकर
पुलिकट नामक स्थान, पुलिकट जो तमिलनाडु में, वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है, ये शायद चेन्नई से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है पुलिकट नामक स्थान। पुलिकट नामक स्थान पर भी एक कारखाना या एक फैक्ट्री की स्थापना डचों के द्वारा की जाती है। ये सारी फैक्ट्रियां या कारखानों का जो केंद्र था, हम लोग उसको देख लिए, दक्षिण के केंद्र थे। अब बंगाल के पास आते हैं हम लोग। बंगाल में प्रथम डच कंपनी की स्थापना पिपली नामक स्थान पे हुई। कहाँ पे हुई? पिपली नामक स्थान पे। और एक और कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना या कोठी की स्थापना चिंसुरा में की जाती है। चिंसुरा भी बंगाल में ही पड़ता है, जो हुगली के पास है। फैक्ट्री का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? डच क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। डचों की एक विशेषता ये भी थी, भारत में जो निर्यात की वस्तु थी वो मसालों को न रखकर ये कपड़ों, भारतीय कपड़ों या वस्त्रों को का निर्यात करते थे। भारतीय मसालों का निर्यात ये नहीं करते थे। इस प्रकार भारतीय कपड़ों और वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को है। सबसे पहले भारतीय कपड़ों या भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु डचों ने बनाया था। इस प्रकार डचों और अंग्रेज़ों में छोटी छोटी झड़पें होती रही, लेकिन 1759 में अंतिम रूप से बेडरा नामक स्थान पर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, डचों और अंग्रेज़ों का मुकाबला होता है और डच बुरी तरह पराजित होते हैं। अंग्रेज़ 1759 में 1759 में डचों को पूरी तरह से खदेड़ने में सफल हो जाते हैं और पूरा इस व्यापार पर लगभग अधिकार कर लेते हैं। डच व्यापार व्यवस्था जो थी वह सहकारिता पर आधारित थी। किस पे? कार्टेल व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कोऑपरेटिव थाट के अंतर्गत ये लोग अपना व्यापार करते थे और अपने साझेदारों को, अपने पार्टनर को, व्यापारिक पार्टनर को सबसे लाभांश देने में ये वाणिज्य इतिहास में इनका रिकॉर्ड है। इतना ज़्यादा अपने बिजनेस पार्टनर को किसी ने लाभांश का शेयर नहीं दिया था जितना डचों ने दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा इस कारण पे फोकस कर लेते हैं कि डच किन कारणों से अंग्रेज़ों के द्वारा पराजित हुए, वह कौन कौन से मुख्य कारण थे। सबसे पहला कारण जो था, डच कंपनी जो थी यह सरकारी कंपनी थी और अंग्रेजी कंपनी जी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार था तथा सरकारी कंपनी जो डचों की कंपनी थी उसको छोटे छोटे निर्णय के लिए सरकार का मुंह देखना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि डच कंपनी के जो एम्प्लॉई थे, जो कर्मचारी थे, उनका वेतन बहुत कम था और अंग्रेजी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अच्छा वेतन पाते थे, जिसका परिणाम हुआ कि डच कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार में भी लिप्त रहते थे तथा कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। इस प्रकार कंपनी का नुकसान हुआ और फलस्वरूप कंपनी का पराजय, डचों की पराजय हुई। अगला कारण ये है कि हॉलैंड या नीदरलैंड बहुत लंबे समय तक क्या था? पराधीन था, गुलाम था। इसलिए वह अभी कायदे से स्टैंड भी नहीं कर पाया था, जिसके फलस्वरूप डचों को हार का सामना करना पड़ा। अगले कारण के रूप में इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर डचों का ज़्यादा ध्यान था, भारतीय क्षेत्र पर उनका ध्यान कम था, जो एक हार के कारण के रूप में निकल कर आता है। अंतिम कारण ये भी था कि यूरोपीय क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही हॉलैंड का फ्रांस से तथा इंग्लैंड से युद्ध हुआ था। फ्रांस और इंग्लैंड से युद्ध के फलस्वरूप यहाँ की अर्थव्यवस्था, डचों की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी, जो एक हार के रूप में निकल कर सामने आती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग डचों पर विस्तार पूर्वक देख लिए। जहाँ पुर्तगालियों का पूरा ध्यान मालाबार तट पे था, वहीं
कोरोमंडल तट पर डचों ने अपना पूरा ध्यान आकर्षित किया। अगली यूरोपीय शक्ति के रूप में हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ों को। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।